हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जानने के क्लासेज में। दोस्तों अपन बात करने जा रहे हैं जियोग्राफी की, और अपन ने दोस्तों आगे जो नेक्स्ट टॉपिक में बात की थी राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु में अपन ने दोस्तों इसकी बेसिक जानकारी के बारे में जाना था। उसके बाद दोस्तों इसकी जलवायु का दोस्तों अपन ने प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना था। उसके बाद दोस्तों वर्गीकरण की बात आ रही थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जलवायु के अंदर। अपना टॉपिक है दोस्तों राजस्थान की जलवायु। टॉपिक है दोस्तों राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु। जलवायु को मित्रों अपन ने 3 पार्टों में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान को, है ना, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। आगे बात करें तो आ जाता है जलवायु का वर्गीकरण। देखिए जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु का वर्गीकरण, ठीक है। और तीसरी बात करेंगे तो आ जाती है ऋतुएं। तीसरी बात करेंगे ऋतुओं की, राजस्थान की ऋतुओं की। तो अपन ने दोस्तों प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद दोस्तों राजस्थान की जलवायु, है ना, जलवायु का वर्गीकरण की बात चली तो वर्गीकरण में अपन ने दोस्तों भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, है ना, राजस्थान की जलवायु को मित्रों 5 भागों के अंदर बांटा गया था। कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन से वे 5 भाग थे? एक था मित्रों शुष्क, है ना, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। दूसरी थी मित्रों, देखिए उन जलवायु की बात करें तो आ जाती है, एक तो देखिए एक की बात करें तो आ जाती है शुष्क जलवायु प्रदेश, है ना, शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरे की बात करें तो आ जाती है मित्रों अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरी आ जाती है मित्रों उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और चौथी थी मित्रों कहा जाता है उसे आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। और 5वां था दोस्तों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, इन 5 भागों में, है ना, जलवायु के आधार पर राजस्थान की जो जलवायु को 5 भागों के अंदर बांटा गया था। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। चौथी थी दोस्तों आर्द्र जलवायु प्रदेश और 5वीं थी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं मित्रों अगले वर्गीकरण आता है कोपेन का वर्गीकरण। ठीक है, किसका वर्गीकरण मित्रों? कोपेन का वर्गीकरण। देखिए दूसरा वर्गीकरण था मित्रों कोपेन का वर्गीकरण। क्या है सर? कोपेन का वर्गीकरण। और कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की जलवायु को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? देखिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। देखिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण की हम सबसे पहले बात करते हैं इसके सामान्य परिचय की। तो देखिए कोपेन का जो पूरा नाम था मित्रों वो था दोस्तों व्लादिमीर कोपेन, है ना। इसका जो पूरा नाम था मित्रों डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन इसका पूरा नाम था। ठीक है जी। और इन्होंने दोस्तों जो वर्गीकरण का सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर आधार माना था वो माना था वनस्पति को। किसको माना था मित्रों? वनस्पति को। इन्होंने वनस्पति को आधार मानते हुए राजस्थान की जलवायु को 5 भागों के अंदर बांटा था। और वो 5 भाग इस प्रकार से थे मित्रों। एक का नाम था दोस्तों शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश। दूसरे का नाम था अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा था मित्रों उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और चौथा था मित्रों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, इन 4 भागों के अंदर इस कोपेन ने वनस्पति के आधार पर, है ना,
वर्षा तथा तापमान को आधार रखते हुए इन्होंने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों के अंदर बांटा गया। देखिए, बाद में हम कोपेन के वर्गीकरण की बात करें तो इन्होंने सर्वप्रथम जो अपना पहला वर्गीकरण दिया था, देखिए कोपेन ने जो अपना सर्वप्रथम वर्गीकरण दिया था वो दिया था 1900 में, है ना। सर्वप्रथम जो वर्गीकरण दिया था कोपेन ने वो दिया था 1900 ईस्वी में। देखिए कब दिया था मित्रों, 1900 में कोपेन का प्रथम वर्गीकरण दिया गया है। बाद में मित्रों कोपेन का जो दूसरा वर्गीकरण आता है वो 18 वर्ष के बाद दूसरा वर्गीकरण आता है 1918 में, है ना। दूसरे वर्गीकरण की बात करें तो दूसरा वर्गीकरण आता है कोपेन का, देखिए दूसरा वर्गीकरण, कोपेन के दूसरे वर्गीकरण की बात करें तो आ जाता है 1918 में, है ना। 1918 में कोपेन का दूसरा वर्गीकरण आता है। और तीसरे वर्गीकरण की बात करें तो आ जाता है 1933 के अंदर, है ना। तीसरे वर्गीकरण की बात करें कोपेन के तो कोपेन का जो तीसरा वर्गीकरण आ जाता है वो आ जाता है, तीसरा वर्गीकरण आ जाता है वो आ जाता है 1933 के अंदर, है ना। 1933 ईस्वी में कोपेन का तीसरा वर्गीकरण आ जाता है। कोपेन ने दोस्तों राजस्थान की जलवायु के आधार पर 4 वर्गीकरण दिए थे। कितने दोस्तों? 4। पहला आ जाता है जो सर्वप्रथम वर्गीकरण दिया था कोपेन ने वो दिया था 1900 ईस्वी में। दूसरे की बात करें तो आ जाता है 1918 में। और तीसरा वर्गीकरण दिया था वो दिया था 1933 के अंदर। और जो चौथा अंतिम लास्ट वर्गीकरण दिया था कोपेन ने वो दिया था मित्रों 1953 के अंदर। देखिए कोपेन का दोस्तों लास्ट वर्गीकरण आता है ना। देखिए अंतिम वर्गीकरण, है ना। कोपेन का अंतिम वर्गीकरण की बात करें ना, कोपेन के अंतिम वर्गीकरण की बात करें तो आ जाता है 1953 ईस्वी में, है ना। 1953 ईस्वी में कोपेन ने अपना अंतिम वर्गीकरण दिया था, या ऐसे कह सकते हैं चौथा वर्गीकरण दिया था राजस्थान की जलवायु के आधार पर। ठीक है, बाद में हम बात करें इन कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण को कहा जाता है गीगर-पोल का वर्गीकरण। ये भी ध्यान रखना, है ना। कोपेन के वर्गीकरण को कहा जाता है मित्रों गीगर-पोल का वर्गीकरण। देखिए इस वर्गीकरण को, है ना, इस कोपेन के वर्गीकरण को, कोपेन के वर्गीकरण को, कोपेन के वर्गीकरण को गीगर-पोल का वर्गीकरण भी कहा जाता है। गीगर-पोल का वर्गीकरण भी कहा जाता है। वर्गीकरण भी कहा जाता है। वर्गीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इस कोपेन के वर्गीकरण को गीगर-पोल का वर्गीकरण भी कहा जाता है। बाद में हम बात करें कि सर राजस्थान की जलवायु को तो इन्होंने 4 भागों के अंदर बांटा, लेकिन इसका आधार क्या माना दोस्तों? देखिए कोपेन ने जो अपने वर्गीकरण का जो आधार माना था वो माना था दोस्तों वनस्पति को। किसको माना था दोस्तों? वनस्पति को। और वनस्पति में हम बात करें तो आ जाती है कैंडेला वनस्पति। उस वनस्पति का क्या नाम था भाई? कैंडेला वनस्पति। देखिए कोपेन के वर्गीकरण की हम आगे बात करें तो इन्होंने दोस्तों जो वर्गीकरण का आधार माना था वो आधार माना था दोस्तों वनस्पति को, है ना। देखिए कोपेन ने जो अपना वर्गीकरण का आधार माना था वो माना था, देखिए कोपेन ने वर्गीकरण का आधार, कोपेन ने वर्गीकरण का आधार, और जो कोपेन ने अपने वर्गीकरण का आधार माना था वो माना था वनस्पति को, है ना। किसको माना था भाई? वनस्पति को। और वनस्पति की बात करें तो आ जाती है कैंडेला वनस्पति। कौन सी वनस्पति भाई? है ना, कैंडेला नामक वनस्पति को, कैंडेला नामक वनस्पति को अपना आधार माना था वर्गीकरण का। किसने? कोपेन ने। ठीक है, बाद में हम बात करें इस कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की तो कोपेन के वर्षा तथा तापमान के आधार पर, है ना, इन्होंने राजस्थान के अंदर वर्षा, है ना, एक तो कम वर्षा वाला स्थान देखा और एक देखा उच्च वर्षा वाला स्थान, और यहाँ पर वनस्पति के अंदर भी भिन्नताएं पाई जाती। इस प्रकार से कोपेन ने वर्षा तथा तापमान को, है ना, वर्षा तथा तापमान को आधार मानकर इन्होंने कोपेन ने दोस्तों राजस्थान की जलवायु को 4 भागों के अंदर बांटा गया। देखिए बाद में हम कोपेन की बात करें
है ना। बाद में हम कोपेन की बात करें तो इन्होंने वर्षा तथा तापमान को आधार मानकर, है ना, वर्षा प्लस तापमान को, वर्षा तथा तापमान को आधार मानकर, वर्षा तथा तापमान को आधार मानकर इन्होंने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों के अंदर बांटा गया, है ना। राजस्थान की जलवायु को कितने भागों के अंदर मित्रों? 4 भागों में बांटा गया। देखिए 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। वर्षा तथा तापमान को आधार मानते हुए कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों के अंदर बांटा गया। उन 4 भागों की अपन बात करें, है ना, उन 4 भागों की अपन बात करें तो वे 4 भाग थे, इस प्रकार से थे दोस्तों। एक का नाम था दोस्तों BWHW, है ना, BWHW, ठीक है। और दूसरे का नाम था, वो था दोस्तों BHHW, ठीक है। और तीसरा जो था उसका नाम था दोस्तों CWG। इंग्लिश के बड़े अल्फाबेट से इनों की शुरुआत होती थी, ठीक है, जलवायु की। और चौथा था दोस्तों वो था AW, है ना। कौन सा था भाई? AW। देखिए BWHW का मतलब जो क्षेत्र आता है उस क्षेत्र को कहा जाता है शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश, है ना। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग आता है उन पश्चिमी भाग को इस कोपेन के अनुसार दोस्तों नाम दिया गया शुष्क, है ना। देखिए शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश, देखिए शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश, शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश, ठीक है। और दोस्तों जो BHHW आ जाता है उसे कोपेन ने राजस्थान के जो अर्ध शुष्क मरुस्थल को नाम दिया। देखिए BHHW का मतलब आता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और तीसरा था दोस्तों CWG, और इसका आ जाता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, है ना, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और चौथा था दोस्तों वो था AW, यानी इससे कहा जाता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, है ना, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इन एक एक प्रदेश की अपन बात करेंगे कि इन प्रदेशों के अंदर कोपेन के अनुसार किन किन जिलों में, है ना, किन किन जिलों में किस किस क्षेत्रों को बांटा गया, ठीक है। इसकी अपन बात करेंगे राजस्थान के मैप के अनुसार। देखिए तो इस प्रकार से दोस्तों कोपेन ने, है ना, व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों के अंदर बांटा गया। कितने भागों के अंदर? 4 भागों में, है ना, 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में मित्रों? 4 भागों में बांटा गया राजस्थान की जलवायु को। BWHW, BHHW, CWG और AW, ठीक है, जिसे दोस्तों कहा गया शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश, है ना, शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश BWHW। और BHHW को कहा गया अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, CWG को कहा गया उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, और AW यानी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब अपन दोस्तों राजस्थान के मैप के अनुसार इसकी बात करते हैं। देखिए राजस्थान के मैप के अनुसार अगर हम इसकी बात करें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की, तो इस प्रकार से आ जाती है दोस्तों राजस्थान की स्थिति, है ना, इस प्रकार से आ जाती है अपने राजस्थान की स्थिति। और कोपेन ने किस प्रकार से इन जलवायु प्रदेशों को बांटा गया, है ना, इस प्रकार से आ जाती है भाई राजस्थान की स्थिति। इस प्रकार से दोस्तों कोपेन का वर्गीकरण आ जाता है ना, राजस्थान के संदर्भ में। देखिए कोपेन का वर्गीकरण,
स्कोपेन का वर्गीकरण। स्कोपेन ने दोस्तों राजस्थान की जलवायु को दोस्तों 4 भागों के अंदर बांटा गया। देखिए पहले की बात करें तो ये क्षेत्र आ जाता है, इसे दोस्तों कहा जाता था BWHW, है ना। इसे क्या कहा जाता था मित्रों? BWHW। देखिए BWHW, डब्लू का मतलब इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर रेत के सिवा कुछ नहीं है ना, कि डब्लू है ना, रेत के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं है, रेगिस्तान है ना, रेत के टीले दोहरे के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं। यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी कहे तो यहाँ पर बिल्कुल कम आ जाती है दोस्तों, ठीक है। बाद में हम बात करें तो आ जाता है दूसरा जलवायु प्रदेश BHHW, है ना। दूसरे की बात करें तो आ जाता है BSHW, और तीसरे जलवायु प्रदेश की अपन बात करें तो आ जाता है CWG, है ना। तीसरा आ जाता है भाई अपना CWG, और चौथे की बात करें तो आ जाता है भाई AW। क्या आ जाता है भाई? AW, ठीक है। तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 4 भागों के अंदर बांटा गया, ठीक है। पहला था शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश, है ना। पहले की बात करें तो इसे कहा जाता है शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश, शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश, शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश, ठीक है। और दूसरे की बात करें तो इसे कहा जाता है मित्रों, है ना, इसे कहा जाता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसे कहा जाता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। और तीसरे को कहा जाता है AW को कहा जाता है मित्रों उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। और चौथे को दोस्तों कहा जाता है ना, AW को कहा जाता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इसी प्रकार से मित्रों कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों के अंदर बांटा गया था। शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, और चौथे आ जाती अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। जैसे हम इन प्रदेशों की बात कर रहे हैं तो इन प्रदेशों के अंदर जिलों की बात करें कि कौन कौन से जिले इन प्रदेशों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं इस कोपेन के अनुसार। तो देखिए इस शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी जिले, है ना, राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के जो पश्चिमी जिले आ जाते हैं उन जिलों की बात करें तो आ जाता है एक तो हनुमानगढ़, है ना भाई, एक तो आ जाता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ का जो पश्चिमी भाग है वो आ जाता है इस क्षेत्र के अंदर शामिल। दूसरी बात जिले की बात करें तो आ जाता है भाई गंगानगर, कौन सा नगर? गंगानगर, ठीक है। तीसरे जिले की बात करें तो आ जाता है बीकानेर, तीसरे जिले की बात करें तो आ जाता है बीकानेर, है ना। चौथे जिले की बात करें तो आ जाता है जैसलमेर, कौन सा जिला भाई अपना? जैसलमेर। और आधा आ जाता है इसके अंदर बाड़मेर, है ना, आधा जो इस बाड़मेर का पश्चिमी भाग आ जाता है बाड़मेर का, ठीक है, इस शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश के अंदर, ठीक है। बाद में हम दोस्तों एक एक जलवायु प्रदेश की विशेषता के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जिलों की। बाद में आ जाता है मित्रों उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो इसके अंदर जो जिले सम्मिलित आ जाते हैं वो आ जाते हैं मित्रों, एक तो आ जाता है चूरू, है ना, कौन सा जिला अपना? चूरू। एक जिले की बात करें तो आ जाता है सीकर, है ना। तीसरे जिले की बात करें तो आ जाता है झुंझुनू, और चौथे जिले की बात करें तो आ जाता है इसके अंदर नागौर। फिर जिले की बात करें तो आ जाता है भाई अपना भीलवाड़ा, और इधर जिले की बात करें तो आ जाता है सिरोही, है ना। और इस जिले की बात करें तो आ जाता है भाई राजसमंद, ठीक है, इस जिले के अंदर। और एक जिले की और बात करें तो आ जाता है भाई अपना पाली जिला, ठीक है। ये आ जाता है मित्रों अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर जिलों का विस्तार, ठीक है। तीसरे की बात करें इस कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार तीसरे की बात करें तो आ जाता है CWG यानी उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में अगर हम बात करें जिलों की तो आ जाते हैं जयपुर, है ना, कौन सा जिला भाई अपना? आ जाता है एक जिले की बात करें तो आ जाता है जयपुर। बाद में हम बात करें तो आ जाता है दौसा, है ना, जयपुर, दौसा, बांसवाड़ा, है ना, बांसवाड़ा, उदयपुर,
कौन सा पुर भाई, उदयपुर। ठीक है, फिर हम बात करें तो आ जाता है इसके अंदर, आ जाता एक जिला आ जाता है टोंक। ये इस क्षेत्र के अंदर सम्मिलित जिलों की बात करें तो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ये जिले आते हैं कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। ठीक है, और चौथे की बात करें तो आ जाता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की अपन बात करें तो इसके अंदर जो जिले आते हैं वो आ जाते हैं हाड़ौती प्रदेश के जिले, और हाड़ौती प्रदेश के जिलों में अपन बात करें तो आ जाता है कोटा, है ना, कौन सा जिला भाई, कोटा। एक आ जाता है बूंदी, है ना, बारा, और आ जाता है भाई झालावाड़। ठीक है, ये सम्मिलित जिले आ जाते हैं। एक और जिले की बात करें तो आ जाता है प्रतापगढ़। बाद में हम बात करें तो आ जाता है चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये जिले आ जाते हैं इस अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये तो था मित्रों जिलों का वर्गीकरण कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। अब हम दोस्तों एक एक जलवायु प्रदेश की बात करते हैं कोपेन के। तो पहला जो जलवायु वर्गीकरण कोपेन का आ जाता है उसे कहा जाता है मित्रों शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश, है ना, शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश। शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश। देखिए इस शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश की अपन बात करें, है ना, शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश की अपन बात करें तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा तो आ जाती है मित्रों बिल्कुल कम, है ना। वर्षा की मात्रा की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल कम पाई जाती है वर्षा, और कम वर्षा होने के कारण यहाँ पर दोस्तों वाष्पीकरण अधिक हो जाता है ना, वाष्पीकरण भी अधिक हो जाता है। तो ध्यान रखना मित्रों, यहाँ पर वाष्पीकरण भी अधिक हो जाता है। नेक्स्ट बात करें शुष्क जलवायु प्रदेश की कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, तो इससे शुष्क मरुस्थल प्रदेश भी कहा जाता है ना। इससे दोस्तों इसे शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। इसे शुष्क मरुस्थलीय, है ना, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी कहा जाता है, प्रदेश भी कहा जाता है, प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश की। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश की तो यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, वो मिट्टी आ जाती है मित्रों रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी भैया, यहाँ पे रेतीली मिट्टी, है ना। और यहाँ पर दोस्तों इस शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश के अंदर रेगिस्तानी भाग है, और इस रेगिस्तानी भाग के अंदर दोस्तों गर्मी के दिनों के अंदर यहाँ पर रेत भरी, है ना, आंधियां चलती और तेज गर्म हवाएं चलती शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश के अंदर। और शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश के अंदर जो जिलों के विस्तार की बात करें तो जिलों का जो विस्तार आ जाता है वो आता है मित्रों, एक आता है पश्चिमी हनुमानगढ़। देखिए पश्चिमी हनुमानगढ़, पश्चिमी हनुमानगढ़। बाद में हम बात करें तो आ जाता है गंगानगर कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। बाद में हम बात करें तो आ जाता है बीकानेर, बीकानेर के बाद हम बात करें तो आ जाता है जैसलमेर, है ना। इस कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश के अंदर ये विस्तार आ जाता है जिलों का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो दूसरा जो जलवायु प्रदेश आ जाता है उस दूसरे जलवायु प्रदेश का नाम आ जाता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। देखिए इस अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की अपन बात कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर वर्षा की भी मात्रा क्या मित्रों, कम, है ना, वर्षा की मात्रा कम, वर्षा की मात्रा कम। और यहाँ पर हम बात करें वनस्पति की तो वनस्पति जो पाई जाती है वो पाई जाती है स्टेपी वनस्पति, है ना। कौन सी वनस्पति भाई, स्टेपी प्रकार की यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है इस अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें इसके विस्तार की कि सर कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार इस अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर जिलों का जो विस्तार आ जाता है वो विस्तार आ जाता है नागौर, है ना, नागौर, पाली, आ जाता है सीकर। बाद में हम बात करें तो आ जाता है भाई झुंझुनू। ठीक है,
और बात करें तो आ जाता है बाड़मेर भी इस जलवायु प्रदेश के अंदर शामिल जिला आ जाता है, इस अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये था कोपेन का दोस्तों दूसरा जो प्रदेश था अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरे की अपन बात करें तो आ जाता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, है ना। तीसरे की बात करें तो आ जाता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की अपन बात करें, है ना, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की अपन बात करें कि सर यहाँ पर विस्तार आ जाता है, वो किन किन जिलों के अंदर इसका विस्तार आ जाता है। तो विस्तार की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है जयपुर, है ना, आ जाता है जयपुर। बाद में बात करें तो आ जाता है दौसा, है ना। बाद में बात करें जिले की तो आ जाता है अपना दौसा जिला इस उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में। ठीक है, वर्षा की बात करें तो यहाँ पर वर्षा पाई जाती है दोस्तों सर्वाधिक, है ना। वर्षा की बात करें तो यहाँ वर्षा ऋतु में वर्षा सर्वाधिक होती है इस उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर। विस्तार आ जाता है जयपुर, दौसा, है ना। बाद में हम बात करें तो आ जाता है अजमेर जिला भी इसके अंदर शामिल। ठीक है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और आ जाता है राजसमंद, राजसमंद के बाद हम बात करें तो आ जाता है भीलवाड़ा। ठीक है, इस उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर। और लास्ट जो प्रदेश था उस प्रदेश का नाम आ जाता है मित्रों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखिए अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की अपन बात करें तो वर्षा की मात्रा यहाँ पर सर्वाधिक, है ना। वर्षा की मात्रा भी यहाँ पर सर्वाधिक। और दूसरी हम बात करें तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो वनस्पति पाई जाती है सवाना वनस्पति, है ना। कौन सी वनस्पति मित्रों? सवाना वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है इस अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर। और जिलों की बात करें तो जिले आ जाते हैं दोस्तों इस अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आ जाता है कोटा, कोटा के बाद बात करें तो आ जाता है बारा, फिर बात करें तो आ जाता है मित्रों झालावाड़, झालावाड़ के बात करें तो बाद में आ जाता है बूंदी, है ना। बूंदी के बाद हम बात करें तो आ जाता है भाई चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद हम बात करें तो आ जाता है प्रतापगढ़। इन जिलों के अंदर अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का आ जाता है विस्तार। और ये था मित्र दोस्तों अपने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। जिस कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की जलवायु को मित्रों, राजस्थान की जलवायु को, है ना, 4 भागों के अंदर बांटा था। कितने भागों के अंदर मित्रों? 4 भागों के अंदर। कौन कौन से वे 4 भाग? देखिए 4 भाग की अपन बात करें तो एक आ जाता है शुष्क जलवायु प्रदेश, है ना। कौन सा दोस्तों? शुष्क जलवायु प्रदेश। और दूसरे की बात करें तो आ जाता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा आ जाता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, सॉरी ये तो दोस्तों भारतीय मानसून, है ना, भारतीय मानसून विभाग के अनुसार दोस्तों राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण था। देखिए कोपेन के अनुसार जो बात आ जाती है, पहली थी शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश, दूसरा था मित्रों अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा था, है ना, तीसरा था दोस्तों उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, चौथे की बात करें तो आ जाता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। एक एक प्रदेश के अपन विस्तार की भी बात की। अब बात करते हैं दोस्तों जो आ जाती है जलवायु के आधार पर राजस्थान की ऋतुएं। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जलवायु के आधार पर राजस्थान की ऋतुएं। देखिए अगली बात करते हैं जलवायु के आधार पर राजस्थान की ऋतुएं। जलवायु के आधार पर राजस्थान की ऋतुएं। राजस्थान की ऋतुएं। देखिए ऋतुओं की बात करें तो राजस्थान के अंदर मित्रों 3 ऋतुएं होती है ना। कितनी दोस्तों ऋतुएं? ऋतुओं की संख्या आ जाती है 3। देखिए एक ऋतु की बात करें तो आ जाती है ग्रीष्म ऋतु, है ना। कौन सी ऋतु भाई? अपने ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, ग्रीष्म ऋतु। दूसरी ऋतु की बात करें ग्रीष्म ऋतु के बाद आ जाती है वर्षा ऋतु, है ना, आ जाती है वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु के बाद हम बात करें तो आ जाती है भाई शीत ऋतु, है ना,
कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। इन 3 भागों के अंदर जलवायु के आधार पर ऋतुओं को बांटा गया है। एक आ जाती है ग्रीष्म ऋतु, दूसरी आ जाती है वर्षा ऋतु, और तीसरी ऋतु की हम बात करें तो आ जाती है शीत ऋतु। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सर ऋतु क्या होती है ना, ऋतु क्या होती है। देखिए ऋतुओं की बात करें तो एक वर्ष में सबसे छोटा कालक्रम है ना, देखिए ऋतु की बात करें, देखिए ऋतु की बात करें तो एक वर्ष के अंदर है ना, एक वर्ष में सबसे छोटा कालखंड, एक वर्ष में सबसे छोटा कालखंड है ना, सबसे छोटा कालखंड जो दोस्तों मौसम को है ना, जो मानसून को दोस्तों अलग अलग भागों में विभाजित करती है ना, जो मानसून को या मौसम को, देखिए जो मौसम को अलग अलग भागों में विभाजित करती है, अलग अलग भागों में विभाजित करती है, अलग अलग भागों में विभाजित करती है, या हम कह सकते हैं 3 से 4 महीनों के मध्य जो कालखंड होता है उन्हें कहा जाता है ऋतुएं। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऋतुएं। ये दोस्तों एक वर्ष के अंदर अलग अलग बदलती रहती है। जैसे आज आ गई गर्मी ऋतु है ना, ग्रीष्म ऋतु, तो उसके बाद आ जाएगी मित्रों वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद हम बात करेंगे तो आ जाएगी शीत ऋतु। यानी एक वर्ष के भीतर दोस्तों जो कालखंड होता है उसे कहा जाता है दोस्तों ऋतु है। ठीक है, और ऋतु की बात करें तो सबसे पहले आ जाती है जो ऋतु आ जाती है, उस ऋतु का नाम आ जाता है दोस्तों ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु भाई? अपने ग्रीष्म ऋतु। देखिए आ जाती है ग्रीष्म ऋतु। इस ग्रीष्म ऋतु की हम बात करें तो इसकी जो अवधि आ जाती है वो आती है दोस्तों 15 मार्च से 15 जून है ना। इस ग्रीष्म ऋतु की हम बात करें कि सर इसकी अवधि आ जाती है, वो आती है 15 मार्च से है ना, 15 मार्च से 15 जून, 15 जून आ जाती है मित्रों ग्रीष्म ऋतु का समय काल। ठीक है, इसकी अवधि आ जाती है 15 मार्च से 15 जून। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम इस ग्रीष्म ऋतु की, इसकी आरंभ या इसकी उत्पत्ति की बात करें है ना, कि सर ग्रीष्म ऋतु का आरंभ कैसे होता है राजस्थान के अंदर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों विश्व के सापेक्ष। देखिए ये आ जाती है दोस्तों अपने ग्लोब है ना, पृथ्वी आ जाती है, और इस पृथ्वी को दोस्तों 2 भागों के अंदर डिवाइड करती है। उस रेखा का नाम आ जाता है मित्रों भूमध्य रेखा है ना। कौन सी रेखा भाई? अपने भूमध्य रेखा, जिसे दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश के रूप में भी दर्शाया जाता है, 0 डिग्री अक्षांश के रूप में दर्शाया जाता है, और जिसे कहा जाता है भूमध्य रेखा है ना, जिसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा के उत्तर में दोस्तों एक और रेखा आ जाती है, उसे कहा जाता है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। देखिए उसे कहा जाता है मित्रों कर्क रेखा है ना, जिसे दोस्तों 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के रूप में दर्शाया जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के रूप में दर्शाया जाता है। और इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में हम बात करें तो एक और रेखा आ जाती है जिसे कहा जाता है 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है ना, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे कहा जाता है मकर रेखा है ना। कौन सी रेखा भाई? मकर रेखा। और उत्तर में बात करें तो आ जाती है, इसे कहा जाता है कर्क रेखा है ना, इसे कहा जाता है कर्क रेखा। अब देखिए दोस्तों ऋतुओं का जो आरंभ होता है दोस्तों जब सूर्य है ना, जब सूर्य इस कर्क रेखा के लंबवत होता है ना, जब सूर्य मित्र इस कर्क रेखा के लंबवत होता है ना, जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है तो दोस्तों कर्क रेखा के भीतर है ना, कर्क रेखा के जो उत्तर में है ना, या हम कह सकते हैं भारत के उत्तर में दोस्तों आ जाती है ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु भाई? ग्रीष्म ऋतु। जब कर्क है ना, जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर है ना, उत्तरी गोलार्ध के अंदर आ जाती है ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु। और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ आ जाती है शीत ऋतु है ना। कौन सी ऋतु भाई? यहाँ पे आ जाती है शीत ऋतु। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर आ जाती है ग्रीष्म ऋतु। यानी हम बात करें कर्क रेखा की तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, और राजस्थान का जो उत्तरी भाग आ जाता है उस उत्तरी भाग के अंदर दोस्तों सर्वाधिक गर्मी है ना, सर्वाधिक ताप
ताप पड़ने के कारण दोस्तों यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का समय आरंभ हो जाता है ना, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का समय आरंभ हो जाता है। और सर्वाधिक ग्रीष्म ऋतु की हम बात करें तो दोस्तों जून और मई महीने के अंदर यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी देखने को मिलती है। और सर्वाधिक जो गर्म महीने की बात करें है ना, सर्वाधिक गर्म महीने की बात करें तो आ जाता है अपना जून, है ना। कौन सा महीना भाई? अपना जून। इस जून माह में राजस्थान में सर्वाधिक क्या पड़ती है दोस्तों? गर्मी पड़ती है ग्रीष्म ऋतु के अंदर। देखिए हम बात करें आरंभ की, है ना, ग्रीष्म ऋतु के आरंभ की। देखिए लिख सकते हैं अपन कि जब सूर्य, है ना, देखिए जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है, जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है, कर्क रेखा के लंबवत होता है तो है ना, उत्तरी गोलार्ध के अंदर, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि दोस्तों कर्क रेखा की बात करें तो राजस्थान के दक्षिण से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। देखिए इस प्रकार से आ जाती है मित्रों ग्लोब, है ना, जो दो भागों के अंदर बांटती है भूमध्य रेखा। इसके ऊपर की बात करें तो आ जाती है मित्रों कर्क रेखा। इस कर्क रेखा की बात करें तो ये लंबवत ये सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है तो राजस्थान के अंदर, है ना, राजस्थान के अंदर दोस्तों तापमान आरंभ हो जाता है। और तापमान आरंभ होने के कारण यहाँ पर दोस्तों कौन सी ऋतु आ जाती है भाई? अपने ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो जाती है। कौन सी ऋतु आरंभ हो जाती है दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों ग्रीष्म ऋतु का आरंभ माना जाता है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों यहाँ के तापमान की, है ना, कि राजस्थान के अंदर दोस्तों ग्रीष्म ऋतु के अंदर यहाँ के तापमान में दोस्तों क्या बदलाव आता है वो उसकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों तापमान की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर सर्वाधिक तापमान देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक तो होती है कम वर्षा, है ना, दूसरे की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों वनस्पति की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। इसी के कारण इस पश्चिमी मरुस्थल के अंदर और पूरा भाग जो पश्चिमी मरुस्थल जो रेगिस्तानी भाग है और रेगिस्तानी भाग होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक ताप अंकित किया जाता है। देखिए तापमान की बात करें तो सर्वाधिक जो ताप, है ना, देखिए तापमान की बात करें तो एक तो आ जाता है पश्चिमी भाग, राजस्थान का पश्चिमी भाग, और दूसरे भाग की हम बात करें तो आ जाता है पूर्वी भाग। देखिए एक तो आ जाता है पश्चिमी भाग, पश्चिमी राजस्थान, और दूसरा आ जाता है भाई अपना पूर्वी राजस्थान। इस पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो इस तापमान की बात करें तो इस पश्चिमी भाग पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो तापमान आ जाता है वो आता है 45 डिग्री से 50, है ना, 50 डिग्री सेल्सियस के मध्य यहाँ पर क्या पाया जाता है दोस्तों? तापमान पाया जाता है ग्रीष्म ऋतु के अंदर। और पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो तापमान आ जाता है वो 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के मध्य यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के अंदर तापमान अंकित किया जाता है। पश्चिमी भाग में सर्वाधिक तापमान होने का कारण दोस्तों माना जाता है यहाँ पर, है ना, रेगिस्तानी भाग। क्या दोस्तों? यहाँ पर रेगिस्तानी भाग, है ना। देखिए बात करें पश्चिमी राजस्थान की, देखिए पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान व मरुस्थल होने के कारण यहाँ पर उच्च तापमान, है ना, यहाँ पर उच्च तापमान अंकित किया जाता है। यहाँ पर उच्च तापमान अंकित किया जाता है।
यहाँ पर उच्च तापमान अंकित किया जाता है इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर। ठीक है, एक तो दोस्तों यहाँ पर रेगिस्तान है ना, जिसे कहा जाता है थार का मरुस्थल। दूसरे की हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों वर्षा की मात्रा कम है ना, वनस्पति की मात्रा कम, इसलिए दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के अंदर उच्च तापमान अंकित किया जाता है। और दोस्तों हम जिले की बात करें कि राजस्थान में जो सर्वाधिक ग्रीष्म ऋतु के अंदर तापमान, जो सर्वाधिक तापमान अंकित किया जाता है वो जिला आ जाता है अपना चूरू जिला। कौन सा जिला भाई? अपना चूरू जिला। देखिए सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक गर्म जिले की बात करें है ना, सर्वाधिक गर्म जिले की बात करें तो आ जाता है भाई चूरू जिला। कौन सा जिला? अपना चूरू जिला। इस चूरू जिले की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो तापमान आ जाता है वो आ जाता है करीबन 50 डिग्री सेल्सियस है ना, 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान पाया जाता है गर्मी के दिनों के अंदर। ठीक है, दूसरी हम बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक गर्म स्थान की बात करें है ना, सर्वाधिक गर्म स्थान की बात करें तो आ जाता है भाई फलोदी है ना। कौन सा भाई? अपना फलोदी। और फलोदी सर कहाँ पड़ता? फलोदी पड़ता जोधपुर के अंदर है ना, फलोदी पड़ता जोधपुर के अंदर। और इस जोधपुर फलोदी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों धरातल के अंदर चट्टानी मरुस्थल होने के कारण है ना, चट्टानी मरुस्थल होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक दोस्तों क्या पड़ती है गर्मी के दिनों में गर्म स्थान माना जाता है इस फलोदी जोधपुर को। ठीक है, सर्वाधिक गर्म जिले की बात करें तो आ जाता है चूरू जिला। कौन सा जिला भाई? अपना चूरू जिला। किसके कारण? देखिए यहाँ पर चूरू जिले की बात करें तो यहाँ पर वनस्पति की कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है मित्रों? वनस्पति की कमी के कारण है ना राजस्थान का सबसे गर्म जिला आ जाता है चूरू जिला। कौन सा जिला भाई? अपना चूरू जिला। और इस स्थान की बात करें तो आ जाता है फलोदी है ना। कौन सा भाई? फलोदी। बाद में हम बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर है ना, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर की बात करें, वार्षिक तापांतर की बात करें तो आ जाता है चूरू जिला। ठीक है, और दैनिक तापांतर की बात करें है ना, दैनिक तापांतर की बात करें तो आ जाता है भाई अपना जैसलमेर जिला है ना, आ जाता है जैसलमेर जिला। ठीक है, तो ये था मित्रों दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों सर्वाधिक गर्म जिले की बात करें तो आ जाता है चूरू जिला, सर्वाधिक गर्म स्थान की बात करें तो आ जाता है फलोदी, और वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू, और दैनिक तापांतर वाला जिला आ जाता है जैसलमेर। देखिए बाद में हम बात करें इस ग्रीष्म ऋतु की है ना, तो हवाओं की बात करें कि सर ग्रीष्म ऋतु के अंदर तो हवाओं की जो दिशा होती है वो किस ओर होती है? देखिए ग्रीष्म ऋतु के अंदर हम हवाओं की बात करें है ना, ग्रीष्म ऋतु के अंदर हवाओं की बात करें तो आ जाती है दक्षिण पश्चिम से है ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाओं की दिशा आ जाती है। और राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो तेज गर्म हवा चलती है उसे कहा जाता है मित्रों लू। क्या कहा जाता है? उसे मित्रों लू कहा जाता है। देखिए राजस्थान के अंदर है ना, पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखिए हवाओं की बात चल रही है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर गर्मी के दिनों में है ना, गर्मी के दिनों में तेज गर्म हवाएं है ना, तेज गर्म हवाएं चलती है, तेज गर्म हवाएं चलती है, उससे लू कहा जाता है ना, उसे लू कहा जाता है, उसे लू कहा जाता है। देखिए उसे क्या कहा जाता है मित्रों? लू कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो तेज गर्म हवाएं चलती है उन्हें कहा जाता है लू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हवाओं की दिशाओं की बात करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर ये हवा चलती है। ठीक है, और पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो गर्मी के दिनों में तेज गर्म हवा चलती है उसे कहा जाता है लू।
बाद में हम बात करें तो आ जाता है एक शब्द आंधी, है ना। इस पश्चिमी राजस्थान के, है ना, इस ग्रीष्म ऋतु के अंदर धूल भरी जो चक्रवातें चलती है उसे कहा जाता है मित्रों आंधी, जिसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है बबूल्या, है ना। देखिए इस पश्चिमी राजस्थान में अपन बात करें तो आ जाती है आंधियां। क्या भाई? आंधियां। देखिए आंधियों की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर, है ना, पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी चक्रवातें पवने चलती है ना, चक्रवातें पवने चलती है, उन्हें कहा जाता है आंधी, है ना। उन्हें आंधियां कहा जाता है या उसे आंधी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आंधी कहा जाता है, या इसे स्थानीय भाषा में, है ना, या इसे स्थानीय भाषा में, है ना, इसे स्थानीय भाषा में बबूल्या कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है मित्रों? बबूल्या कहा जाए। तो ध्यान रखना दोस्तों, आंधी की बात आ जाए तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर ग्रीष्म ऋतु में, है ना, ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो चक्रवातें पवने चलती है, धूल भरी जो चक्रवातें पवने चलती है उसे कहा जाता है मित्रों आंधी। और आंधियों की बात करें, है ना, इनकी दिशाओं की बात करें तो ये इनकी दिशाओं की बात करते उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर निरंतर चलती रहती है। और इनकी संख्या में क्या होती है दोस्तों? कमी आ जाती है। कमी इसलिए आ जाती है मित्रों क्योंकि दक्षिण पूर्व में, है ना, दक्षिण पूर्व में वनस्पति की अधिकता के कारण इनकी संख्या में क्या हो जाती है मित्रों? इनकी संख्या में कमी आ जाती है। देखिए आंधी की दिशाओं की बात करें तो ये आ जाता है अपना राजस्थान, है ना, ये आ जाता है इस प्रकार से अपना राजस्थान। देखिए इस प्रकार से आ जाता है राजस्थान। और राजस्थान के संदर्भ में आंधियों की बात करें तो ये आ जाती है उत्तर पश्चिम से, है ना, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आंधियों का क्रम आ जाता है। इस प्रकार से आंधियों का क्रम आ जाता है, ठीक है। और ये निरंतर दोस्तों इनकी संख्या दोस्तों उत्तर पश्चिम में तो इनकी संख्या सर्वाधिक होती है ना, उत्तर पश्चिम में तो इनकी संख्या सर्वाधिक होती है, लेकिन निरंतर ये दोस्तों आगे की ओर बढ़ती है दक्षिण पूर्व की ओर, तो यहाँ पे इनकी संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और कम संख्या होने का कारण कि यहाँ पर वनस्पति सर्वाधिक, है ना, वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है। और वनस्पति सर्वाधिक पाई जाने के कारण इनकी संख्या में क्या हो जाती है दोस्तों? कमी आ जाती है, ठीक है। और सर्वाधिक आंधी की बात करें तो सर्वाधिक जो आंधियां चलती है वो चलती है गंगानगर जिले के अंदर। देखिए सर्वाधिक आंधी की बात करें, है ना, सर्वाधिक आंधी की बात करें या आंधी के क्रम की बात करें तो आ जाती है गंगानगर। कौन सा नगर भाई? अपना गंगानगर के बाद हम बात करें तो आ जाता है जिला बीकानेर, है ना। कौन सा जिला भाई? अपना बीकानेर। और बीकानेर के बाद हम बात करें तो आ जाता है जैसलमेर। बीकानेर के बाद हम बात करें तो आ जाता है जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद हम बात करें तो आ जाता है भाई अपना बाड़मेर, है ना। बाड़मेर के बाद हम बात करें तो आ जाता है जोधपुर। कौन सा पुर भाई? अपना जोधपुर। और जोधपुर के बाद बात करें तो आ जाता है जयपुर, है ना। जयपुर के बाद हम बात करें तो आ जाता है कोटा। कोटा के बाद हम बात करें तो आ जाता है झालावाड़, ठीक है। और सबसे कम जो आंधी देखने को मिलती है ग्रीष्म ऋतु के अंदर, है ना, वो आ जाती है झालावाड़ जिले के अंदर। सबसे कम आंधियां चलती है इस झालावाड़ जिले के अंदर। सर्वाधिक की बात करें तो आ जाता है गंगानगर। कौन सा नगर भाई? अपना गंगानगर, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी चक्रवातें या पवनें चलती है उन्हें कहा जाता है आंधी, ठीक है। तो ये थी दोस्तों अपने ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु। जो इसकी अवधि माना जाता है वो आती है 15 मार्च से 15 जून, 15 मार्च से 15 जून। और सर्वाधिक जो गर्म महीने की बात करें तो आ जाता है अपना जून,
ठीक है। गर्म जिले की बात करें तो आ जाता है चूरू, और चूरू गर्म जिला होने के कारण दोस्तों यहाँ पर वनस्पति कम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वनस्पति कम पाई जाती है, इसी के कारण ये राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। और गर्म स्थान की बात करें तो आ जाता है फलोदी। कौन सा स्थान भाई? फलोदी। फलोदी गर्म स्थान होने के कारण यहाँ पर दोस्तों चट्टानी मरुस्थल होने के कारण ये स्थान दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान माना जाता है। ठीक है।